तो शुरू करते हैं आज का क्लास पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरबिंदो। ख़ासतौर पे इस लेक्चर को यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। हमारा पर्पस ये है कि इस क्लास में अरबिंदो के उन थॉट्स पे टू द पॉइंट आया जाए जिसे हमें यूजीसी नेट के लिए ध्यान में रखना चाहिए और नोट करना चाहिए। देखिए, इस क्लास में हम लोग ज़्यादातर बातें उनके फ़िलॉसफी और उनके थॉट्स पे नहीं करेंगे। हम लोग ये बात भी नहीं करेंगे कि वो क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे, कैसे सोचते थे, गलत या सही। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस पे इनके सिलेबस पे ध्यान देना है और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और नोट्स में लिख लेना है जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स में ये देखा जाता है कि अपने विचार को उसमें एक्सप्लेन करना या इंटरप्रिटेशन के ज़रिए लेक्चर को लंबा करना ये सही नहीं है, क्योंकि एक लंबे लेक्चर के बाद भी ऐसे लेक्चर जब आप सुनते हैं तो 20 मिनट, 30 मिनट या एक घंटे के लेक्चर के बाद भी आपको जो मटेरियल हाथ लगता है वो बहुत कम होता है। तो हमारा पर्पस ये है कि आप एक कम वक्त में नट शेल में टू द पॉइंट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जिसे आप क्वेश्चन के फॉर्म में पाएंगे। बाकी चीज़ें इंटरप्रिटेशन और क्लास में अपने विचार को दूसरों के विचार से मर्ज करना या फिर ये कहना कि कौन सी बात उनकी सही थी, कौन सी गलत थी, ये हम इस पे वक्त वेस्ट ना करें तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए बात करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले इनके अर्ली लाइफ की बात करें तो हमने यहाँ पे बुलेट में बना रखा है, आप देख सकते हैं। अर्ली लाइफ में सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो ये कि इनकी कलकत्ता की इनका बर्थ है और इनका रियल नाम जो है अरविंद अक्रवाद घोष था। इनका बर्थ 15 अगस्त 1872 का है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनके फादर जो थे वो एक सर्जन थे, उन्होंने ब्रिटेन में स्टडी किया था और ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो भी इंडियन कल्चर और इंडियन जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है उसके इन्फ्लुएंस में ना आए। इसलिए ये अपने बच्चों को उससे बहुत स्टे अवे करने के लिए बोलते थे, यानी दूर रहने के लिए कहते थे। और इसी पर्पज़ से अरबिंदो को उनके फादर ने इंग्लैंड भेज दिया था 1879 में, ताकि वो वहाँ पे स्टडी कर सके। तो अर्ली स्टडी अरबिंदो की इंग्लैंड में की गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अटेंड किया बाद में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में अपीयर किया अपने आप को, वहाँ वो अच्छे रैंक से पास भी हुए। ये सब याद रखना है कि इनको इंडियन सिविल सर्विस में अच्छे रैंक से नौकरी हो चुकी थी। आगे की बात करें तो इनके करियर यहाँ से शुरू होता है। अरबिंदो जो है उन्होंने जब ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में ज्वाइन किया तो वो अपने प्रोबेशन पीरियड में, जिसको ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं, उसी पीरियड के दौरान, यानी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसी दौरान उनको ये क्लियर हुआ या उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें जो है ब्रिटिश सर्विस नहीं करनी है और उन्होंने ICS ज्वाइन करने से मना कर दिया। बाद में वो इंडिया आ गए। वो इंडिया कब आए वो भी आपको याद रखना टू द पॉइंट में 1893। उन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विस ज्वाइन कर लिया इन प्लेस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो उनकी सर्विस जो है बड़ौदा स्टेट सर्विस में हुई। बाद में वो वाइस प्रिंसिपल बने बड़ौदा कॉलेज के। ये भी टू द पॉइंट याद रखना है आपको कि ये टू द पॉइंट में इनका जो करियर है वो एज अ वाइस प्रिंसिपल बड़ौदा कॉलेज का रहा। एज हिज फादर विश्ड ही वॉज अपॉन दिस पीरियड टोटली कट फ्रॉम इंडियन कल्चर। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया आपको कि इनके फादर का जो विश था कि वो इंडियन कल्चर से कट रहे हैं, दूर रहे हैं, वो कामयाब थे इस चीज़ में, क्योंकि पहले उन्होंने इंग्लैंड में स्टडी की, बाद में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की, वहाँ पे फिर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया और अब तक वो इंडिया में जो है जब लौटे 1893 में, तो वो इंडियन कल्चर, यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ के वे ऑफ लाइफ से बिल्कुल कटे हुए थे। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें अपने मदर टंग भी नहीं आती थी। बाद में उन्होंने अपना बंगाली मदर टंग और संस्कृत हिंदी सर्विस के दौरान सीखा। ठीक है, तो इनके करियर से आगे बात करें तो करियर के बाद ये पॉलिटिकल लाइफ में कैसे आए और कहाँ आए वो टू द पॉइंट बात करते हैं। बड़ौदा स्टेट सर्विस में काम करने के दौरान उन्होंने पब्लिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे मॉडरेट्स को टारगेट किया। ये भी टू द पॉइंट याद रखना है आपको कि अरबिंदो की इनिशियल जो पॉलिटिकल एंट्री है उस पर उन्होंने कांग्रेस जो है मॉडरेट्स, कांग्रेस के 2 पार्ट थे, आपको पता है। कांग्रेस में एक रेडिकल पार्ट था जिसको कि आप एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और एक कांग्रेस का पार्ट वो है जो कि मॉडरेट्स है। मॉडरेट्स लीडर्स क्या थे वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो पूर्ण स्वराज वगैरह का डिमांड करते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडिया से हट जाना चाहिए और उनके साथ कोई भी हमें रिलेशन नहीं रखना चाहिए, उनसे सीखना या उनसे ना सीखने वाला या उनके सिस्टम पर भरोसा करना, ऐसा कुछ भी नहीं।
ये एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सुभाष चंद्र बोस इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मॉडरेट जो हैं वो कांग्रेस से कुछ सीनियर लीडर्स थे जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू वगैरह, जो कि ये मानते थे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही कंट्री को आज़ाद कराना होगा, ब्रिटिश के साथ मिलकर हमें सीखना होगा, अपने आप को उस सिस्टम में ढालना होगा और उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी होगी, उनके साथ एडजस्टमेंट करना होगा और फिर हम कंट्री को धीरे धीरे करके उनसे लेंगे और उसमें हिस्सा लेते 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 कंट्री को रूल करेंगे। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू था। बाद में हालांकि मॉडरेट्स जो है वो पूरी तरह से अनपॉपुलर हो गए और एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल जो थे उनकी ही बात ज़्यादातर लोगों के मन में सही लगने लगी। खैर, तो अरबिंदो जो थे उन्होंने हमेशा से मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, उनके आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर वंदे मातरम एक मैगजीन थी उसमें प्रिंट होते थे, ये भी टू द पॉइंट याद रखना है आपको। He was totally into politics when Bengal was partitioned. 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, और आपको पता है कि ये पार्टीशन जो है वो 1909 में फिर वापस ले लिया गया था, ये भी एक साइड से इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखें। तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, और हम जानते हैं कि अरबिंदो बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो बंगाल के पार्टीशन ने उन्हें ज़्यादा हर्ट किया और वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार हो गए। वो कलकत्ता चले गए 1906 में और वहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बंगाल पार्टीशन के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पे। 1907 में कांग्रेस सेशन उन्होंने ज्वाइन किया। वहाँ पे अरबिंदो और तिलक, हम तिलक के बारे में जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो भी एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर से बिलोंग करते थे कांग्रेस में, और अरबिंदो भी उनसे इसी पॉइंट ऑफ व्यू में उनकी सोच मिलती थी। तो अरबिंदो और तिलक जो थे दोनों ने 1907 का कांग्रेस सेशन जो कि सूरत में हुआ था इसे ज्वाइन किया। ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में आते हैं कि 1907 में कहाँ कांग्रेस सेशन हुआ था, या अरबिंदो और तिलक कौन थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो फ्रैक्शन था कांग्रेस का उसको लीड किया था, या तिलक के साथ कौन था या अरबिंदो के साथ कौन था। हम जानते हैं कि तिलक और अरबिंदो दोनों के बारे में हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ना है। तो दोनों ने यहाँ पर कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन जो था उसे लीड किया, और इसी के बाद कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस स्प्लिट इसी सेशन के बाद हुआ, और इसके बाद दो ग्रुप कांग्रेस का जो बना वो एक था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और दूसरा था मॉडरेट ग्रुप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं पॉलिटिकल लाइफ में। और आगे इनके क्या हुआ, क्योंकि हम ज़्यादातर पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लाइफ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अरबिंदो को अरेस्ट किया गया 1908 में। केस कौन सा था? अलीपुर बॉम्ब केस था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अलीपुर बॉम्ब केस जो है उसके तहत इन्हें अरेस्ट किया गया, इसमें इनका नाम आया था और 1908 में इन्हें इसके लिए अरेस्टिंग हुई। डेट याद रखना है, केस याद रखना है। उसके बाद इन्हें अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। हालांकि उन्हें क्राइम उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ था, मगर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। 1 साल तक उनका ट्रायल चला, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन 1 साल वो जेल में रहे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अरबिंदो की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, कहा जाता है ये कि जब अरबिंदो 1 साल जेल में रहे तो उस जेल टर्म के दौरान उनके पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल थॉट में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो ये कि उन्होंने पॉलिटिकल थिंकिंग को शिफ्ट करके स्पिरिचुअल थिंकिंग की तरफ वो चले गए। यानी 1 साल के जेल टर्म ने उन्हें पॉलिटिकल थिंकिंग को वास्ट करके, यानी बड़े स्ट्रैटा पे, बड़े लेवल पे सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने अपनी सोच को पॉलिटिक्स से हटा करके स्पिरिचुअल पे डाल दिया। हालांकि स्पिरिचुअलिज्म के जरिए भी वो नेशनलिज्म को ही बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन उनके नेशनलिज्म का मतलब बदल गया था। पहले वो सिर्फ पॉलिटिक्स के जरिए नेशनलिज्म लाना चाहते थे जिसमें पावर वगैरह की बात होती है। बाद में उन्होंने उसे रिलीजन और धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया, इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कहा जाता है कि वो ज़्यादा शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म को धर्म से और रिलीजन से जोड़ा। यानी उन्होंने ये कहा कि नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, नेशनलिज्म एक रिलीजियस एक्टिविटी है। नेशनलिज्म पे काम करना एक धर्म है किसी इंसान का। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि उनकी शिफ्टिंग हो गई, पॉलिटिकल को थोड़ा वो वास्ट कर दिया उन्होंने और वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू द पॉइंट याद रखना है कि 1908 के जेल के बाद उनके साथ ये शिफ्टिंग हुई। 1 साल की जेल हुई थी उन्हें, और बल्कि जेल नहीं हुई थी, ट्रायल था अलीपुर बॉम्ब केस की वजह से। अब आगे देखेंगे, ही इन्फॉर्म पीपल अबाउट हिज शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टू स्पिरिचुअल स्ट्रगल इन हिज फेमस स्पीच उत्तर पारा स्पीच। देखिए, उत्तर पारा स्पीच के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग और पढ़ेंगे,
फिलहाल हम ये सिर्फ कह दें कि यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, उत्तरपारा स्पीच, और इस स्पीच में उन्होंने लोगों को बताया था कि नेशनलिज्म का असल मतलब जो है वो क्या है, जहाँ पे उनके स्पिरिचुअल शिफ्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में कितना फेमस था, कितना वो इन्फ्लुएंशियल थे, ये इस बात से पता चलता है कि लॉर्ड मिंटो जो थे, इंडिया के जो वायसराय थे, उन्होंने 1905 से 10 तक ये रहा के वायसराय रहे। इन्होंने औरबिंदो के बारे में देखिए क्या कहा। इन्होंने कहा कि मोस्ट डेंजरस पर्सन है ये, वी हैव टू रिकॉन ऑन, यानी कि ये वो सबसे खतरनाक आदमी है जिस पे हमें नज़र रखनी है, जिसे हमें पकड़ना है। औरबिंदो के बारे में ये लॉर्ड मिंटो कह रहे हैं। अलीपुर केस में औरबिंदो के रिलीज हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर नज़र रखती थी और अक्सर पुलिस वगैरह जो है इनके पीछे लगी रहती थी। इस वजह से औरबिंदो ने ये डिसाइड किया कि आप जानते हैं कि 1908 में वो केस में वो गए, 1909 में उन्होंने वो रिलीज़ हुए और 1910 में औरबिंदो ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश कॉलोनी से निकल जाएंगे। इसलिए वो शिफ्ट हो गए, ब्रिटिश कॉलोनी से निकल करके वो पांडिचेरी चले गए, जो कि पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। आप जानते हैं कि फ्रेंच यहाँ पे काफ़ी लेट तक रहे। ब्रिटिश के जाने के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी पांडिचेरी एक लंबे वक्त तक फ्रेंच के कंट्रोल में था। तो वो फ्रेंच कॉलोनी चले गए जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी सर्च ना कर सके। ये डेट भी टू द पॉइंट 1910 याद रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक हम इनके पॉलिटिकल लाइफ पे बात कर रहे हैं। आगे भी जो बात है वो पॉलिटिकल लाइफ पे भी आएगी, लेकिन कांग्रेस के बारे में औरबिंदो की सोच जो थी उसको अलग से हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि औरबिंदो की जो पॉलिटिकल करियर है वो कैसे कैसे आई, उनमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या आए, उनके डेट्स क्या क्या हैं और वो किस किस तरह से अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे बढ़े। कांग्रेस को लेकर अलग से औरबिंदो की सोच हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कांग्रेस ने शुरू में औरबिंदो ने शुरू में कांग्रेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और उसे पसंद भी करते थे। वो मानते थे कि कांग्रेस एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ कर सकता है काम। मगर बाद में जब उन्होंने मॉडरेट्स को देखा, कांग्रेस के मॉडरेट्स को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उठना बैठना पसंद करते थे, उनसे सीखना पसंद करते थे, उनके साथ कोलैबोरेट करना पसंद करते थे, तो औरबिंदो ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। आखिरकार औरबिंदो और कांग्रेस के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी हो गई कि औरबिंदो कांग्रेस की हर एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ भी कांग्रेस करते थे तो औरबिंदो उसके खिलाफ होते थे। खास तौर पे वो मॉडरेट्स के खिलाफ थे, ये याद रखना है हमें। औरबिंदो ने मॉडरेट्स के बारे में कुछ कहा। अक्सर आप देखते हैं एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स को मैच करने के लिए आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन स्टेटमेंट्स को, जो बर्निंग स्टेटमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, उनको निकाल के अलग लिखा है ताकि वो आप एग्जाम में पहचान सकें। देखिए, बहुत सारी बात जनरल बातें होती हैं। खासतौर पे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें बहुत जनरलाइज्ड हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। जनरलाइज्ड बातें ये हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ वो थे और वो क्या सोचते थे, ब्रिटिश को किस तरह से क्रिटिसाइज करते थे, ये सब आम बातें जो कि हर एक पॉलिटिकल थिंकर उस ज़माने में कर रहा था। बट वो ख़ास बातें हैं जिनको, जो ख़ास औरबिंदो से कनेक्टेड हैं, या फिर हम किसी के बारे में भी अगर पढ़ रहे हों, वो ख़ास उस लीडर से कनेक्टेड हैं, स्पेसिफिक हैं, उन्हें हमें निकाल लेना है। ठीक है, जनरल बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट ये है कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं अभी ब्रिटिश इंडिया के, और वो क्या है, एंड फेथफुल प्रोटेस्ट ऑफ द मॉडरेट्स विल नॉट यील्ड द रिजल्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और फेथफुल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। फेथफुल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि वो प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक है, और वो फेथफुल हैं ब्रिटिश ही की तरफ, उन्हीं के आइडिया, उन्हीं के तरीके को वो पसंद करते हैं, और वो सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट है मॉडरेट का, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। खास करके उन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मॉडरेट्स को लॉयलिस्ट कहा। लॉयलिस्ट इसलिए कहा, लॉयल से बना लॉयलिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खास औरबिंदो की बात है ये, कि उन्होंने लॉयलिस्ट इसलिए कहा क्योंकि ये जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश सिस्टम के लॉयल थे। वो मानते थे कि ब्रिटिश सिस्टम अच्छा है, उसका रूल रेगुलेशन, राइट्स, जस्टिस, ये सिस्टम सही है, उसमें हमें इंटर करना चाहिए, उसमें जगह बनानी चाहिए। ये जो सोचते थे, ये लॉयलिस्ट सोच है, यानी ब्रिटिश सिस्टम में भरोसा रखने वाली सोच है, और औरबिंदो इसके पूरी तरह खिलाफ थे। औरबिंदो ब्रिटिश से कोई भी कनेक्शन नहीं रखने वाले ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि कांग्रेस का एक्सट्रीम ग्रुप था। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज को फेवर किया। कांग्रेस एंड औरबिंदो की आगे की बातें ये हैं कि मॉडरेट जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे, वो लाइक करते थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को।
जबकि औरबिंदो मानते थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, कहने का पॉइंट ये है कि दो बात यहाँ यूज की गई है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। मॉडरेट्स इस चीज़ में बिलीव करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट में कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, 30%, 40%, 50%, 60% सीट इंडियंस को मिल जाए, ये उनका टारगेट था। लेकिन औरबिंदो का टारगेट था कि वो 30, 40, 50, 60% नहीं, बल्कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी खुद पूरा का पूरा अपना। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस ओनली। ठीक है, ये है औरबिंदो की सोच। यहाँ पे भी वो कांग्रेस से डिफर करते हैं। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट एंड मॉडरेट जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो जो है सिविलाइजिंग थ्योरी में बिलीव करते हैं। सिविलाइजिंग थ्योरी क्या है? ये एक थ्योरी थी, ये खास औरबिंदो की थ्योरी नहीं है, मगर औरबिंदो ने इसे रिजेक्ट किया था। तो चलिए इसको समझते हैं। सिविलाइजिंग थ्योरी ये कहता है, कुछ मॉडरेट्स, कुछ कांग्रेस के लीडर्स ये मानते थे कि इंडिया को सिविलाइज होने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया को सीखने की ज़रूरत है, किससे? वेस्ट से। तो वो कहते थे कि वेस्ट हमें क्या कर सकता है? सिविलाइज कर सकता है। वेस्ट से हम सीख सकते हैं, वेस्ट से हम इक्वालिटी सीख सकते हैं, लिबरलिटी सीख सकते हैं, लिबर्टी। वेस्ट से हम सेकुलरिज्म सीख सकते हैं, वेस्ट से हम और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि वेस्ट हमें सिखा सकता है कुछ अच्छा, उस थ्योरी को सिविलाइजिंग थ्योरी बोला जाता है। अब जो मॉडरेट्स थे वो सिविलाइजिंग थ्योरी में बिलीव करते थे। वो मानते थे कि कांग्रेस के साथ हम जब ब्रिटिश के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। औरबिंदो ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इंडियन सिस्टम जो है वो अपने आप में इनफ है और हमें ब्रिटिशर्स से ये सोच के नहीं सीखना चाहिए कि हमको वो सिविलाइज करेगा। ठीक है, तो इस मामले में वो बिल्कुल डिफर करते थे। ही रिफर टू मॉडरेट्स इन कांग्रेस एज, यहाँ पे देखिए उनका एक खास टर्म है जो कि आपको एज अ स्टेटमेंट आ सकता है, अनऑफेंसिव फिलैंथ्रोपिस्ट पैट्रियट्स। ये किसको कहा? ये कहा उन्होंने कांग्रेस को, मॉडरेट्स को खास तौर पे। अनऑफेंसिव फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उन लोगों को जो कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम करते रहता है, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए कुछ वेलफेयर का एक्टिविटी करता है। ठीक है, डोनेशन देता है वगैरह वगैरह। और पैट्रियट्स तो पता ही है, देशभक्त होता है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर करने वाले लोग हैं, ये नेशनलिस्ट नहीं है। हाँ, ये लोग कुछ वेलफेयर कर देते हैं, ठीक है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, ठीक है, ये सब कर रहे हैं वो, मगर ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है और ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो काम कर रहे हैं वो छोटा मोटा काम है, वो एक माइनर डेवलपमेंट हो सकता है, एक चैरिटी और डोनेशन हो सकता है, मगर मेन टारगेट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको ये लोग उतना टारगेट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। उनको जिस तरह उन्हें हटाना चाहिए, जिस तरह से नॉन कॉपरेशन करना चाहिए, ये नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये कर रहे हैं क्या? वेलफेयर कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए, मगर ये नेशनलिज्म या ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अरबिंदो की हो गई कांग्रेस के साथ जो उनकी आइडियोलॉजी थी। वो टू द पॉइंट बात करने के बावजूद भी क्योंकि अरबिंदो की थ्योरी काफ़ी लंबी है और काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बात किया है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF जो है वो आपको नीचे जो लिंक है उसमें मिल जाएगा हमारे वीडियो के, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा पॉइंट वाइज आपको मिलेगा, इसे आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे इसी तरह याद करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए इनका एक दूसरा थ्योरी है पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस हालांकि गांधी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अरबिंदो जो है वो भी पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते हैं, मगर अरबिंदो की पैसिव रेजिस्टेंस गांधी के पैसिव रेजिस्टेंस से अलग है। तो क्या फ़र्क है उनके बीच? सेंट्रल फ़र्क जो है वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि जो फ्रीडम है किसी भी कंट्री को, वो इस तरह नहीं मिलेगा कि आप सिर्फ अपील करें, रिक्वेस्ट करें और आपको आज़ादी मिल जाए। आज़ादी हासिल करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज पैसिव रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज पैसिव रेजिस्टेंस से उनका मतलब था कि एक ऐसा पैसिव रेजिस्टेंस जिसकी प्लानिंग हो, जिसमें क्या करना है अगले स्टेप में वो बताया जा सके। ठीक है, तो पैसिव रेजिस्टेंस इनके लिए क्या था? इनके लिए पैसिव रेजिस्टेंस था कि आपको पैसिव रेजिस्टेंस उस पॉइंट तक करना है जब तक कि जो सामने वाला है वो अपने लेवल से, यानी अपनी तरफ से वॉयलेंस ना करे। ठीक है, यानी अगर रूलर जो है
वो वायलेंस अवॉइड कर रहा है, तो आपको भी वायलेंस अवॉइड करना है और पैसिव रहना है। लेकिन अदरवाइज अगर सामने वाला यानी आपका जो ऑपरेसर है, आपका जो कुचलने वाला है, वो अगर ऑपरेसिव हो रहा है, वो अगर आपको वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपको भी वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, या आपकी ड्यूटी बन जाती है। यहाँ पे वो लॉज और दूसरे तरह के जो रूल्स होते हैं उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर सामने वाला रूल्स पे नहीं है, सामने वाला अगर लॉज तोड़ के आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से परेशान कर रहा है या आपको सब अप्रेस कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कानून को ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहीं आप देखिएगा गांधी और अरबिंदो में ये फ़र्क है। गांधी का पैसिव रेजिस्टेंस और अरबिंदो के पैसिव रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। अरबिंदो ने गांधी को कहा कि गांधी का जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो ओवरली पैसिव है, यानी वो हद से ज़्यादा ही पैसिव है, जितना पैसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे हद से ज़्यादा पैसिव है? गांधी का कहना था कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में वायलेंस नहीं होना चाहिए, आपको गोली मार दे तो भी नहीं। लेकिन अरबिंदो का कहना है कि नहीं, अगर सामने वाला वायलेंट होगा तो हमें भी वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हमारा पैसिव जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैसिव रेजिस्टेंस है, गांधी की तरह ओवरली पैसिविटी नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। अब कौन सही थे कौन गलत थे इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सवाल नहीं आता है। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आता है कि हु वाज राइट, गांधी और अरबिंदो। इट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दोनों में फ़र्क क्या था मेन पॉइंट में। गांधी हमेशा नॉन वायलेंस पे रहे, चाहे जो भी हो जाए। अरबिंदो उनसे डिफर करते हैं। अरबिंदो कहते हैं कि वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे अगर ऑपरेसर वायलेंस का इस्तेमाल करेगा। गांधी के नॉन वायलेंस को क्रिटिसाइज करते हुए अरबिंदो कहते हैं कि टू आस्क द मासेस ऑफ मैनकाइंड टू एक्ट लाइक अ सेंट इज डिजायरेबल बट नॉट अ टेनेबल प्रोपोजिशन। ये भी एक स्टेटमेंट है जो गांधी और अरबिंदो के नॉन वायलेंस के आइडिया को डिफाइन करता है। कहते हैं अरबिंदो कि गांधी जो है वो चाहते हैं कि मास यानी कि जो आबादी है वो एक सेंट की तरह काम करे, यानी एक संत की तरह काम करे। ये अच्छी बात है कि भीड़ से कहा जाए कि वो संत की तरह बात करे, संत की तरह रहे, संत की तरह नॉन वायलेंस हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ऐसी बात करना बेकार है। यानी आप मास से ये चाहें कि वो मार खा ले, बदले में हाथ ना उठाए, ये जो है वो एक अच्छी बात है, ये मानना, ये सोचना, ये चाहना, मगर ये पॉसिबल नहीं है, और गांधी यही चाहते थे। स्पिरिचुअल और कल्चरल नेशनलिज्म पे इनका जो पॉइंट था, पहले हमने पढ़ा था कि इनका शिफ्ट जो है स्पिरिचुअल की तरफ हो गया था। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म और नेशनलिज्म को कैसे जोड़ा उन्होंने। देखिए अरबिंदो का पॉइंट ये है कि इंडिया जो है ना, इंडिया का जो फ्रीडम है वो सिर्फ इंडिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। कैसे इस बात को वो रखते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया का फ्रीडम इसलिए पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया को स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता है। उनका मानना था कि वेस्ट जो है वो तरक्की तो कर रहा है लेकिन वो प्योर डेवलपमेंट नहीं है, वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है। इस वजह से इंडिया अगर आज़ाद हो जाएगा तो इंडिया दुनिया को स्पिरिचुअल गाइडेंस देगा जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत है। तो वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को जोड़ रहे हैं इसमें। उसके बाद उन्होंने वेदांतिक विजडम जो है उसको भी प्रमोट करने के लिए इंडिया का रोल बताया कि इंडिया जो है वर्ल्ड में वेदांतिक विजडम प्रमोट कर सकता है, और इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सनातन धर्म के बारे में अरबिंदो ने क्या कहा? अरबिंदो का मानना है कि पूरा जो हमारा कंट्री है, जो नेशनल लाइफ है हमारा, उसकी सोसाइटी, उसका पॉलिटी, उसका साइंस, उसका लिटरेचर, ये सब चीज़ जो है वो सनातन धर्म के साथ हो जाना चाहिए। यानी इन सब में सनातन धर्म का आइडियोलॉजी सेट करना चाहिए क्योंकि वो सबसे आइडियल पाथ ऑफ लाइफ है। सनातन धर्म के बारे में उनका मानना है कि सनातन जो है वो एक ऐसा रिलीजन है जो सिर्फ और सिर्फ वर्दी है पूरे वर्ल्ड रिलीजन के तौर पे। ऐसा इसलिए कहते थे वो कि सनातन धर्म जो है वो कोई डॉगमा नहीं है, कोई सोच, कोई जो है वो ख़ास बंधा हुआ सिस्टम नहीं है। सनातन तो एक लॉ ऑफ लाइफ है और इसलिए इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है। सनातन धर्म जो है वो वर्ल्ड रिलीजन बन सकता है क्योंकि इसमें सभी रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाता है और ये हर तरीके से रिलीजन के डिफरेंट पैटर्न को, डिफरेंट सिस्टम को अडॉप्ट करता है। इसलिए सनातन जो है वो वर्ल्ड रिलीजन बन सकता है।
ठीक है। तो सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रमोटर थे ये, वेदांतिक नॉलेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहते थे, और इंडिया के हर एक वे ऑफ लाइफ में सनातन और रिलीजियस सनातन धर्म का जो टीचिंग है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लोग सही गलत पे नहीं जाएंगे, ये उनकी थ्योरी है, उनकी आइडियोलॉजी जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, विदाउट गिविंग पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया का राइज होना क्या है, इंडिया का आज़ाद होना क्या है। इंडिया का आज़ाद होना, इंडिया का राइज होना ये है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म का एक्सपेंशन हो और उसका बढ़ावा हो मिले उसको, यानी कि उसको डेवलपमेंट मिले। यानी इंडिया इक्वल टू सनातन धर्म और सनातन धर्म इक्वल टू इंडिया। अगर इंडिया फ्रीडम में नहीं है तो सनातन धर्म फ्रीडम में नहीं है, और अगर इंडिया आज़ाद होगा तो सनातन धर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे फैलना चाहिए। ठीक है, तो धर्म के बारे में इनका जो पॉइंट था वो हमने यहाँ पे टू द पॉइंट रखा। अगली बात इनकी खास स्पेसिफिक एक और आइडियोलॉजी है जिस पे बात करेंगे, वो है डिवाइन नेशन। डिवाइन नेशन की थ्योरी हम लोग मुगलों के ज़माने में भी सुनते आए हैं, और भी बहुत सारे किंग जो चोला किंग हैं ये सब हैं, जो वो बोलते थे कि वो जो है वो इनकारनेशन है ना, कि वो अपने गॉड की तरफ से भेजे गए इनकारनेटेड वर्जन है वो, और दुनिया में अच्छाई के लिए वो आए हैं। मगर अरबिंदो की जो डिवाइन नेशन की थ्योरी वो क्या कहती है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है कि वो मानते हैं कि जो भारत है यानी नेशन जो है हमारा, वो एक डिवाइन एंटिटी है, यानी हमारा नेशन जो है वो गॉड है। ठीक है, ना ही ये क्रिएट किया गया है, ना ही इसे सप्रेस किया जा सकता। उनका कहना है कि इंडिया को कोई दबा नहीं सकता, कोई ज़्यादा दिन इस तरह से रख नहीं सकता कैद, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक अवतार है। ठीक है, नेशन जो है वो एक अवतार है इटर्नल फोर्स का, नेशन जो है वो खुद एक गॉड है। इसलिए भारत माता का जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो थ्योरी है भारत माता की, उसे ये फेवर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में हालांकि यहाँ नहीं है, मगर उन्होंने भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया था, और भारत माता का जो इमेज बनाया था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। ठीक है, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। खैर, तो ये तो एक्स्ट्रा बात है। तो इनकी जो भारत माता की थ्योरी थी उसको अरबिंदो बहुत फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मानते हैं कि जो नेशन है वो एक भारत माता। इसी तरह से दूसरे भी जो पॉलिटिकल स्कॉलर या रिवोल्यूशनरी रहे हैं, जैसे गिजित मैज़ेनी फ्रांस के इटली के और उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल जो है वो भी इस आइडियोलॉजी को मानते हैं कि नेशन जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, नेशन जो है वो एक गॉड का अवतार है, और उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अब जब इन्होंने नेशन को गॉड और अवतार से कंपेयर किया तो इसका मतलब ये हो गया कि नेशनलिज्म जो है, अब लोगों को उन्होंने इस तरह पॉइंट अपनी तरफ किया कि नेशनलिज्म फिर जो है वो कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, वो तो रिलीजियस काम है, और ये गॉड को सर्व करने, यानी कि एक पूजा अर्चना जो आप करते हैं उसी के बराबर है ये नेशनलिज्म। ठीक है, क्योंकि ये नेशन के लिए आप कर रहे हैं, और नेशन खुद अपने आप में एक अवतार है गॉड का। अब आगे बढ़ते हैं कास्ट को लेकर इनकी आइडियोलॉजी। कास्टिज्म के बारे में इन्होंने क्या कहा, हालांकि देखिए ये सनातन धर्म को बिलीव करते हैं और सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। कास्ट को लेकर इनका व्यू अलग है। हिंदुइज्म की वो तारीफ तो करते हैं, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पे हिंदुइज्म में खराबी है उसे कंडेम भी करते हैं। सबसे खास तौर पे वो कास्टिज्म को कंडेम करते हैं पूरी तरह से। कास्टिज्म को अरबिंदो नहीं मानते। ठीक है, कास्टिज्म के बारे में वो बिल्कुल गांधी के बराबर आ जाते हैं। एक तरफ वो गांधी के वायलेंस नॉन वायलेंस वाले बात से अलग है, मगर कास्टिज्म की बात करें तो वो गांधी के साथ है। ठीक है, he accepted that inequality and discrimination are distortion of वेदांतिक टीचिंग्स। उनका साफ मानना है कि वेदांतिक नॉलेज में, वेदांतिक विजडम में करप्शन है ये कास्टिज्म। ठीक है, और इनइक्वालिटी, और उन्होंने कास्टिज्म का सोल्यूशन जो लोग उस वक्त करते थे कन्वर्जन, उसको भी रिजेक्ट किया। उनका कहना है कि कन्वर्जन करके कास्टिज्म को ख़त्म नहीं करना चाहिए, कास्टिज्म को उसके बिना कन्वर्जन के ही इरेडिकेट करना चाहिए, और कन्वर्जन को उन्होंने अच्छा नहीं माना। हालांकि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट को उन्होंने रिजेक्ट किया। गांधी की तरह अरबिंदो जो है वो भी कास्ट के खिलाफ थे, मगर एक फ़र्क था दोनों में। यहाँ भी गांधी ने कास्ट के खिलाफ बड़े बड़े मूवमेंट चलाए, जैसे हरिजन मूवमेंट वगैरह, लेकिन अरबिंदो ने कुछ बड़े मूवमेंट नहीं चलाए कास्टिज्म के खिलाफ। अरबिंदो का मानना था कि कास्टिज्म जो है वो विथ टाइम ठीक हो जाएगा। मतलब उनका मानना था कि नेशनलिज्म अगर बढ़ेगा
और सब लोग नेशनलिज्म की तरफ आएंगे, वेदांतिक नॉलेज की तरफ आएंगे, तो कास्टिज्म जो है अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और नए इंडिया में कास्टिज्म की कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये उन्होंने कास्ट के बारे में बोला। तो जल्दी जल्दी इनकी आखिरी आइडियोलॉजी की तरफ आते हैं हम लोग, वो है वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में इनका क्या सोचना था? एजुकेशन के बारे में वो मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अच्छी चीज़ है मगर वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझता, वो सिर्फ मटेरियलिज्म समझता है और स्पिरिचुअलिज्म से खाली है। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे नेटिव एजुकेशन सिस्टम, यानी लोकल एजुकेशन सिस्टम पे वो जोर देते थे। और ये बहुत टू द पॉइंट याद रखना है कि उनकी जो एजुकेशन के बारे में व्यू थी वो आर्या मैगजीन में छपी थी। उसका नाम था अ प्रीफेस ऑन नेशनल एजुकेशन इन दो पार्ट में छपा था और ये नवंबर दिसंबर 1920 और जनवरी 1921 में प्रिंट किया गया था। तो ये उनके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है। उन्होंने वेस्टर्न साइंस को रिजेक्ट नहीं किया, रीज़न को भी रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे इनकम्प्लीट बताया। एजुकेशन उनके हिसाब से ये था कि इंडियन लैंग्वेज में और ऐसे दिया जाए ताकि एक इंसान की मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सके, और ये सिर्फ इंडियन नेटिव सिस्टम को सिखाने से ही हो सकता है, क्योंकि इंडियन वेदांतिक में इन सब की चीज़ें बताई गई हैं। वेस्टर्न नॉलेज में सिर्फ मटेरियलिज्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी एजुकेशन को लेके फिलॉसफी हुई। तो अब हमने देखा कि इनके अलग अलग व्यू, जो एजुकेशन को पॉइंट ऑफ व्यूज़ इनके क्या है, सभी तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग हमने आपको पॉइंट्स में दे दिए। इसका पूरा लेक्चर जो है PDF में नीचे लिंक में मौजूद है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से टू द पॉइंट बात करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर बात करेंगे दूसरे पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। शुरू में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल ऑफ अरविंदो। इनके बारे में और भी जानकारी हासिल करनी चाहिए, मगर UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दीज आर द सफिशिएंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। थैंक यू।